नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हनी ट्रैप केस के साथ। जी हां, हनी ट्रैप की दो आरोपी श्वेता जैन और बरखा सोनी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब जेल विभाग ने इंदौर जिला कोर्ट में आवेदन दिया है, जिसमें श्वेता बरखा को कोरोना के चलते छोड़ने के प्रस्ताव को वापस लेने की बात है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, क्या ये सिस्टम की गलती थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश? सवाल ये भी है कि क्या कोरोना के नाम पर हनी ट्रैप केस के आरोपियों को छोड़कर इस केस को कमजोर किया जा रहा है? आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने, अश्लील वीडियो बनाने जैसे अपराध हैं, जिनमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ऐसे में इन आरोपों में जेल में बंद श्वेता और बरखा को छोड़ने का प्रस्ताव भेजना कई सवाल खड़े करता है। अब सोमवार को जेल विभाग के उस आवेदन पर सुनवाई होगी, जिसमें श्वेता और बरखा का नाम जमानत पर छोड़ने वालों की लिस्ट से बाहर रखने का मांग की गई है। फैसला अदालत को लेना है, लेकिन इतना तो तय है कि मुद्दा गर्माता जा रहा है। इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अधिकारियों को जमकर छकाया। एसडीएम राकेश शर्मा और सीएसपी डीके तिवारी जीतू पटवारी के सामने घुटनों के बल बैठे नजर आए। ये अधिकारी राजवाड़ा पर धरना दे रहे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला और विधायक विशाल पटेल को समझाने के लिए पहुंचे थे। दरअसल शुक्रवार को नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने एक आयोजन किया था और लोगों को राशन बांटा था। इस प्रोग्राम में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद पुलिस ने मामले में सुदर्शन गुप्ता और अन्य कार्यकर्ताओं पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं ने सुदर्शन गुप्ता पर बड़ी धाराओं में केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौन धरना शुरू कर दिया। यहां जीतू पटवारी ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। चूंकि जीतू पटवारी समेत सिर्फ 4 लोग ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस दौरान एसडीएम राकेश शर्मा और सीएसपी डीके तिवारी जीतू पटवारी के सामने घुटनों के बल बैठे नजर आए। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस देकर जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में आपत्ति भी जताई है। पीछे कल लतूर बाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके राशन वितरण किया गया था, तो उसमें धारा 144 का उल्लंघन होने से धारा 188 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि यह आयोजन करता जो थे उसमें सुदर्शन गुप्ता ही थे, तो उनको उसमें नामित किया गया। बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, भीड़ भाड़ भड़ा करते हैं, प्रशासन आंखें मीच लेता है। 24 घंटे बाद बीजेपी प्रशासन को पता चलता है कि फलाने चंद पूर्व विधायक जी आयोजन कर रहे थे। 24 घंटे बाद उन पर मुकदमा लगता है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, आज जो तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से कल जो आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, सुदर्शन पर आज प्रदर्शन किया गया जीतू पटवारी की तरफ से, और उनको मनाने के लिए आज प्रशासन घुटनों पर नजर आया। अब जाहिर सी बात है बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। वहीं कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक और भी गंभीर धाराओं पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ, वो अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे, विरोध जताते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था वो दोनों पार्टियों के बीच में था। दोनों पार्टी के नेता, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन अब इसकी जद में प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं और जिस तरीके का आचरण था आज जीतू पटवारी जब धरना दे रहे थे राजवाड़ा पर, तो यहाँ पर एसडीएम राकेश
शर्मा और जो CSP हैं DK तिवारी जब पहुंचे थे तो उनका जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो काफ़ी यहाँ पर अशोभनीय था, जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने भी SDM को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तो सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये कहना है कि ये तरीका नहीं होता है किसी के सामने बात करने का, वो खड़े होकर बात कर सकते थे। और ये इस रवैया से ये पता चलता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में थे और लगातार जिस तरीके से हाथ जोड़ने की चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है, तो उसको लेकर बिल्कुल यहाँ पर अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा है, जिसकी शुरुआत जो है पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के कार्यक्रम के साथ हुई थी, जहाँ पर कि राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई और उसके बाद मामला भी केवल प्रतिबंधात्मक धाराओं में दर्ज किया गया है। वो भी जब जो स्थानीय विधायक हैं संजय शुक्ला, जब उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि वो धरने पर बैठ जाएंगे, उसके बाद कहीं जाकर मल्हारगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया। और इस मामले के बाद जब आज जीतू पटवारी, 2 विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष, चारों लोग आज धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो वहां पर अधिकारियों को इनके सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि इसकी वजह ये भी थी क्योंकि वो केवल 4 ही लोग थे और मौन धरना चल रहा था और अधिकारी मौके पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से जो रवैया अपनाया गया है, हालांकि वो खड़े होकर भी बात कर सकते थे, इसको लेकर जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो भी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अधिकारियों के इस रवैये को लेकर काफ़ी आपत्ति दर्ज करा रही है, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से कांग्रेस नेता के सामने खड़े थे, वो कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी अधिकारी दबाव में हैं। बिल्कुल दीपक, देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पूर्व मंत्री इमरती देवी के कथित वायरल ऑडियो की। जी हां, इस वायरल ऑडियो पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑडियो में इमरती देवी के कथित तौर पर जिस धर्मेंद्र बघेल से बातचीत हो रही है, उस धर्मेंद्र बघेल ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मंत्री के लोग उसे धमकी दे रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपनी जान का खतरा बताकर अपने समाज के लोगों के साथ SP से मामले की शिकायत की है और सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। बता दें कि वायरल ऑडियो में पूर्व मंत्री कथित तौर पर किसान धर्मेंद्र बघेल को आग फोड़ने की धमकी दे रही हैं। हालांकि इमरती देवी ने ऑडियो को फर्जी बताया था, लेकिन धर्मेंद्र बघेल का दावा है कि आवाज इमरती देवी की ही है। इस मामले में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि वो किसान के साथ हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ऑडियो इमरती का है। हालांकि SP ने जांच के आदेश दिए हैं। कल से लेकर मेरे पास बहुत से कॉल्स आए कि आपने मंत्री से पंगा लिया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। क्यों सुरक्षा की मांग कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने धमकी दी है। वो स्टेट लेवल पर मंत्री रह चुकी हैं, वो कुछ भी करा सकती हैं। मैं एक छोटा सा आम आदमी रहा हूँ। सत्ता के मद में इतनी चूर होकर इन्होंने सीधा खुला चैलेंज कर दिया कि मैं तेरी आंखें फोड़वा दूंगी। इसका जवाब आने वाले उपचुनाव में, अभी हाल ही में समूचा ग्वालियर चंबल का बघेल समाज 24 विधानसभा में ये इनको सबक सिखाने का काम करेगा। इस सारे मुद्दे को पूरी जनता ने देखा और जनता ही आखिर लोकतंत्र में सारी चीज़ों का फैसला करती है। मैं आपसे यही कह चुका हूँ, वो उसको नकार चुकी हैं। इसकी जांच होने दो, जांच का परिणाम आने दो, उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता सहित SDM और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 5 जून को सीहोर के गेहूं तुलाई केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, SDM और तहसीलदार ने फोन नहीं उठाया था, इसलिए सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों की समस्या सुनने के लिए मंडी में आया हूं, तो ना यहाँ तहसीलदार है, ना SDM है, ना कलेक्टर है और कोई फोन नहीं उठा रहा है। मैंने इस बारे में कमिश्नर साहब से कहा है कि इस बारे में क्या आप लोगों ने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है क्या? मेरी सूचना जब प्रशासन को है तो इस तरह का जो है व्यवहार आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की आहट के साथ अब राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। नेताओं ने अपने संपर्क बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल 14 जून को ग्वालियर जाएंगे। वो यहां पर पूर्व मंत्री इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल से चर्चा करेंगे।
गृह मंत्री का ये दौरा उपचुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। उपचुनाव की 24 सीटों में ग्वालियर की 3 सीट भी शामिल है, जहां से ये नेता दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि पिछले रविवार को नरोत्तम मिश्रा अपनी ही पार्टी के डैमेज कंट्रोल को दूर करने के लिए जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, माया सिंह और नारायण सिंह कुशवाहा से मिलने गए थे। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस से बीजेपी में आए जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार से अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए जनप्रतिनिधि का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कमलनाथ सरकार से समय के थे, लेकिन अभी तक उन्हें हरी झंडी नहीं मिली थी। अब शिवराज सरकार में उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। इधर कांग्रेस अपने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कह रही है कि ये सब चुनावी वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। फिलहाल प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में जमकर विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा यानी कि मुन्ना लाल गोयल के क्षेत्र में मुरार नदी के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेरी जानकारी मिली है कि मुरार नदी का प्रोजेक्ट स्वीकार हो गया है। 66 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसमें से 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। ये खुशी की बात है कि बीजेपी में आने के बाद निश्चित तौर पर सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया है। ये मुरार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। निश्चित तौर पर ये इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। ये सवा साल जो था, ये वास्तव में प्रदेश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस सरकार जैसी विकास विरोधी सरकार थी, और अगर दोबारा शिवराज सिंह जी सरकार सत्ता में है तो विकास कार्य होंगे, और इसी का परिणाम है कि लगातार कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पपरेडी गांव में छुई खदान धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना के बाद विधायक शरद कोल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुटे रहे। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को फोन पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद सीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सहायता की बात कही। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर घटना में मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। श्योपुर के स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के लॉकर से 15 किलो सोना चोरी मामले में पुलिस को अब तक भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को मामले में बैंक के कुछ कर्मचारियों पर शक है, क्योंकि इस चोरी में कोई दरवाजा या ताला टूटना तो दूर, लॉकर में खरोच तक नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि गहनों के 101 पैकेट में 15 किलो सोना रखा था, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं एफआईआर के 33 घंटे बाद बैंक प्रबंधक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। ये गहने बैंक से गोल्ड लोन लेने वाले लोगों के हैं। लोगों ने गहने गिरवी रखकर लोन लिया है। 204 पैकेट बैंक के लॉकर में थे, जिनमें से 110 पैकेट चोरी हो गए हैं। एसपी, एसएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी, जांच अधिकारी एसबीआई बैंक में पहुंचकर लॉकर रूम से लेकर अन्य स्थलों का निरीक्षण कर चुके हैं। बैंक मैनेजर से पूछताछ की गई है। चोरी को लेकर कई तरह से सवाल भी उठ रहे हैं। और अब बात कोरोना अपडेट की। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को भी 57 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत के बाद अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 166 तक पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 28 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिनको मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की संख्या अब 2701 हो गई है। फिलहाल 1162 मरीजों का इलाज जारी है। बता दें कि पिछले हफ्ते एक दिन में 30 से 35 मरीज मिल रहे थे, लेकिन फिर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना 50 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। सैंपल जो हमारे द्वारा लिए गए थे 2131 की किए गए थे, इसमें 57 पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव निकले हैं। सबसे सुखद बात यह है कि यहाँ से जितने मरीज भर्ती हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो लोग डिस्चार्ज भी होकर के जा रहे हैं।
जबलपुर में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि आगामी दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है और इसलिए प्रशासन ने निजी अस्पतालों की मदद लेने का प्रावधान किया है। कलेक्टर ने सभी निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व करके रखे जाएं। 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को 5-5 बेड और 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों को 10-10 बेड रिजर्व रखने होंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में वेंटिलेटर युक्त करीब 1000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। बता दें कि जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 308 हो गई है, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 229 मरीज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। वहीं बीते 2 दिन में 2 मरीजों की मौत और 25 नए केस सामने आए हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने 14 जून यानी कि रविवार को शहर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की आहट के साथ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेताओं ने अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल 14 जून को ग्वालियर जाएंगे। वहां पर वो पूर्व मंत्री इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल से चर्चा करेंगे। सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा कार्यकाल को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यसभा के 6 साल का कार्यकाल 4 साल में पूरा हुआ। राज्यसभा चुनाव एक ईश्वरीय चमत्कार था। जीत की परिस्थितियां खुद ब खुद बनती गई। ट्वीट में तनखा ने आगे कहा कि सफलता जन सहयोग से प्राप्त हुई, जो जन कल्याण को समर्पित किया। जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना मेरा मकसद था, पद तो मात्र एक माध्यम था। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले तबादलों पर सियासत गरमाई हुई है। शिवराज सरकार में हो रहे ताबड़तोड़ तबादलों को लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उसे शंका है कि बीजेपी सरकारी अफसरों की तैनाती उन जिलों में कर रही है जहां उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त कर बढ़ा दिया है। इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल 4.5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत देने की जगह महंगाई का बोझ बढ़ाया है। सरकारी आवास खाली कराने के लिए शिवराज सरकार का दोहरा मापदंड सामने आया है। 22 पूर्व मंत्रियों को बंगले से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर पर बंगला खाली करने का सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि हाल ही में वायरल ऑडियो के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश रची गई है, जिसमें बीजेपी ने मुख्य भूमिका निभाई। कांग्रेस ने ऑडियो के आधार पर सीएम शिवराज पर कार्रवाई करने और बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मुरैना में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी रामनिवास रावत की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। चुनाव को लेकर मुरैना जिले के चुनाव के लिए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को प्रभारी बनाया गया, जिन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, लेकिन इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कराना और करना भूल गए। मुरैना जिले में चित्रात की संध्या के लिए शनि पूजा करवाई गई। पूजा सामग्री में महाराज और महारानी की पर्चियों को शामिल किया गया था। कोरोना काल के बीच सिंधिया परिवार के कुल पुरोहित ने पूजा को संपन्न कराया। वहीं पूजा में सिंधिया परिवार के नजदीकी सदस्य भी शामिल थे। डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान युवकों ने अनाज मंडी के पास स्थित सब स्टेशन में जमकर उत्पात मचाया। वहीं सब स्टेशन में मौजूद ऑपरेटरों की युवकों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खरगोन के बमीठा थाने के पास कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चा घर से खेलने गया था और अचानक उसकी लाश कुएं में मिली। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। गुस्साए लोगों ने आज थाने के सामने घेराव किया और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धर्मनगरी उज्जैन में नगर पूजन किया गया। पूजन का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, खुशहाली, प्राकृतिक आपदा तथा महामारी से निजात दिलाना है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने 24 खंबा माता में पूजा की और उन्होंने मदिरा का भोग भी लगाया। ऐसी मान्यता है कि बड़ी विपदा या महामारी में नगर पूजन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।